आपने फर्स्ट ऑर्डर पे बनाई थी वो एक ही पॉइंट पर था। हाँ 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 बिल्कुल, उसमें कोई टाइम ऑर्डर नहीं था। उसके अंदर कोई टाइम का फर्क ही नहीं था, जी दो पार्टिकल आए, दो जी पार्टिकल। जी जी। जब आपने सेकंड ऑर्डर बनाई है, आपने एक टाइम डायरेक्शन हम्म बनाई है, उस टाइम डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में प्रोपोगेटर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में टाइम है, और आगे हम कह रहे हैं कि वो वर्चुअल है। हाँ, प्रोपेगेटर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो आपकी डिटेक्शन में डिले है इस वजह से? नहीं 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 नहीं, डिटेक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये बिल्कुल वही साइंस सेंस है जो डायसन के फार्मूला में है कि आइगन स्टेट्स हैं, लेट्स से फार इन द पास्ट जब दो पार्टिकल आए, और फार इन द फ्यूचर वो दो पार्टिकल डिटेक्ट हुए, इसलिए टाइम एरो शामिल है और दरमियान में प्रोपेगेट किया। प्रोपेगेटर इज रिलेटिंग द पास्ट विद द फ्यूचर। हमारे लिए उसके इफेक्ट्स नज़र आएंगे, वो खुद कभी भी नज़र नहीं आएगा। एग्जैक्टली वो सिर्फ कपलिंग से पता चलेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें कपलिंग से पता चलेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इसी तरह हमने हिग्स भी ढूंढा, इसी तरह हमने सारे पार्टिकल्स, ये हम आएंगे जब युकावा थ्योरी पे आएंगे तो देखेंगे और भी प्रोपेगेटर्स आएंगे बीच में, तो हम सारे प्रोपेगेटर्स अपने अपने तरीके से कपल करेंगे और हर एक की कपलिंग से उसका इफेक्ट हम देखेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन तो हम उन्हें स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें वर्चुअलिटी थी बहुत सारी चीज़ों की, हम तो सेटल होने देंगे जाके वो एनर्जी की आइगन स्टेट बने। एग्जैक्टली, ताकि वो एनर्जी की आइगन स्टेट बने, बिल्कुल एग्जैक्टली। एट द टाइम पॉइंट ऑफ कोलिजन तो कोई डिटेक्टर नहीं होता ना, डिटेक्टर इज ऑलवेज माउंटेड फार फ्रॉम द कोलिजन पॉइंट ना, ये वजह। इसलिए अगर आप CMS का भी दिखाएंगे दोबारा भी जब कॉन्फ्रेंस होती है, मल्टी लेयर डिटेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वीक इंटरेक्शन से पार्टिकल्स अमूमन मिलते हैं वो लेस इंटरेक्टिव होते हैं, वो दूर तक डिटेक्ट हो जाते हैं, म्यूऑन्स वगैरह। कुछ ऐसे पार्टिकल है जो QCD वगैरह जो स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग होते हैं वो फिर उसी रीजन में, क्योंकि हर चीज़ का अपना स्केल है ना। QCD अगर आप देखें या अगर आप स्ट्रांग इंटरेक्शन देखें न्यूक्लियर स्केल पे है, कुछ ऐसी हैं जो कूलम को देखें तो लार्ज स्केल पे है, तो इस तरह हर चीज़ के लिए डिटेक्टर्स लगाए। अब न्यूट्रिनो के लिए हैवी वाटर सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि को हर चीज़ से गुजर जाता है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये हर चीज़ से गुजर जाता है, ज़मीन से भी गुजर जाता है क्योंकि इस वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल। एग्जैक्टली, आप मेरे से भी गुजर रहे होंगे। वो एक तरह के स्टूडेंट ने पूछा था कि शुक्र है न्यूट्रिनो मैथ्स नहीं रखता, वरना जिस हिसाब से गुजरा है हमारे अंदर छेद ही छेद हुए होते हैं। तो इलेक्शन का रिजल्ट ही चेंज हो गया, हाँ। प्रेसिडेंट बना था वो न्यूट्रिनो के फ्लिप होने की वजह से उसके वोट बहुत नहीं, वो कितने रिसर्च किसने किया, क्योंकि जब हुआ था हमें बाद में पता लगा, क्योंकि उन्होंने वो एक मैथमेटिक्स में एक लॉ है, जितने वोटर्स आते हैं तो वो उसको कर को वायलेट करता था। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि अगर कैसे हो सकता है, हमारे एक मैथमेटिकल फंडामेंटल लॉ है जिसको ये चीज़ वायलेट कर दे। ये इटली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए, पता चला वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव कर रहा है। लोगों ने उस पर धड़ाधड़ पे पर्चे भी लिखने शुरू कर दिए 2011-12 में। इतने पेपर लिखे लोगों ने, ग्लाइशियर ने पेपर लिखा कि नहीं हो नहीं सकता। कुछ पुराने लोगों से मैंने रियासत से पूछा, कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ गलत, ये गलत है। बाद में पता चला वो एक केबल लगाना भूल गए थे, तो उस वजह से वो मिस आ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो हम उसे डिटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे पे कि हमारी डिटेक्शन से पहले गुजर जाता था वो, पता चला केबल ही लगाई, तो कोई इस तरह को कोई इशू हुआ था। एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग फॉल्ट। तो उनका सॉरी हो गया, लेकिन लोगों की 200 साइटेशंस होगी। सो नेवर ट्रस्ट व्हाट अदर्स आर डूइंग, ट्रस्ट व्हाट यू आर डूइंग। जी, मैथमेटिक्स हमेशा सच बोलता है। हाँ, मैथमेटिक्स हमेशा सच बोलता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, आज जो मैं टॉपिक लास्ट टाइम शुरू किया था, मैं सही कैलकुलेशन कर रहा था। आपने खाम मुझे जो है ना, मेजॉरिटी ने मुझे साबित कर दिया कि मैं गलत कर रहा हूँ, हालांकि मैं ठीक कर रहा था, लेकिन दोबारा से करता हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में मैंने लेट्स टॉक अबाउट, आज के लेक्चर सिर्फ इसी चीज़ पे है, रेगुलराइजेशन एंड। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पार्टिकल फिजिसिस्ट या जो क्वांटम फील्ड थ्योरिस्ट जो हैं वो सब ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जब भी कोई थ्योरी बनाते हैं
वो कहते हैं वी हैव टू रेगुलराइज दैट थ्योरी एंड वी हैव टू रीनॉर्मलाइज दैट थ्योरी। और जब हम कोई थ्योरी बनाते हो तो हम हर ऑर्डर पे उसको कोशिश करते हैं कि रीनॉर्मलाइज हो। बाज़ औक़ात हम ऑर्डर बाई ऑर्डर रीनॉर्मलाइजेशन चेक करते हैं और सारी इन्फिनिटीज़ ऑर्डर बाई ऑर्डर कैंसिल होती है पर्टर्बेशन थ्योरीज़ के अंदर, क्योंकि पर्टर्बेशन थ्योरी में कपलिंग होती है, कपलिंग ऑर्डर बाई ऑर्डर हम लिखते हैं और फिर हम ऑर्डर बाई ऑर्डर उनको चेक करते हैं कि थ्योरी रीनॉर्मलाइज है या नहीं है। तो आज मैं इन दो चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल से बात करूंगा कि रेगुलराइजेशन से क्या मुराद है और रीनॉर्मलाइजेशन से क्या मुराद है। फिर हम इसको 5-4 थ्योरी पे और बाकी चीज़ों पे अप्लाई करेंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड टेक्निक्स होंगी अगले चंद लेक्चर्स में जो हर तरह के इंटेग्रल्स के ऊपर लगेंगी। इसी तरीके के इंटेग्रल्स ही बनेंगे जो भी आप जिनको भी आप बनाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस बनती जाएगी नंबर ऑफ़ लूप्स के साथ, लेकिन तरीका उनको सॉल्व करने का एनालिटिकल वे यही होगा जो इन चंद लेक्चर्स में है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे एक जिक्र किया था कि फ़र्ज़ करते हैं कि लाइन है, देयर इज़ अ लाइन चार्ज जिसकी लाइन चार्ज की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर, एक इनफाइनाइट लाइन है, इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मैं आर मान के चलता हूँ जो किसी डिस्टेंस आर पे है, तो मैं लाइन का एक एलिमेंट रख लेता हूँ इस तरफ भी जिसकी विड्थ dx है, और इसकी वजह से मैं अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा। अगर तो ये पॉइंट बहुत दूर होता तो पॉइंट चार्ज की तरह नज़र आती, फाइनाइट लाइन 1/r² होता इलेक्ट्रिक फील्ड। आज देखेंगे क्या होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था कि जो पोटेंशियल इनफाइनाइट के लिए तो वैलिड नहीं होगा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत दूर जा भी तो इनफाइनाइट लाइन के लिए नहीं हो सकता, चार्ज मुझे इनक्लोज करना है जैसे पॉइंट चार्ज की तरह, तो इनफाइनाइट के लिए नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा अगर ये फाइनाइट होती, कट होती लाइन -x से x के दरमियान, तो मैं इसको देख सकता था। तो एक चीज़ हम v(r) किसके बराबर होता है, लैम्डा ओवर, मैं इसको इसका पूरा रिजल्ट लिख लूँ, लैम्डा ओवर 4πε0, लैम्डा ओवर 4πε0 इंटेग्रल -∞ से इन्फिनिट dx, और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस x होता, x पे एक एलिमेंट dx होता तो ये फासला होता x² + r², तो दिस इज r² + x² टू द पावर 1/2। कोई बात उसके अंदर घुस गया लेकिन खैर है। और इस x की लिमिट क्या है, ये dx इधर भी हो सकता था, -∞ से लेकर +∞ तक मैं कहीं भी पॉइंट ले सकता था। ठीक है ना ये बात। मैंने सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि इसका आंसर आप मान लीजिए, मैंने मैथमेटिका में डाल के कैलकुलेट किया था, तो इसका आंसर आता था लैम्डा ओवर 4π, वहीं से शुरू करेंगे लेक्चर, यहाँ पर आता था लॉग ऑफ लैम्डा। अच्छा मैंने क्या कहा, सॉरी उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कर लूँ, इससे पहले मैं कि इंटीग्रल सॉल्व करूँ एक छोटी सी चीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप इस इंटीग्रल को देखें तो अगर ये x बहुत बड़ा है, क्योंकि x की लिमिट -∞ से इन्फिनिट तक है ना, सो इफ x इज मच ग्रेटर देन r, तो ये इंटीग्रल कैसे बिहेव करेगा, -∞ से इन्फिनिट dx ओवर x² + r² टू द पावर 1/2, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -∞ से इन्फिनिट dx ओवर x, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा है इससे तो r इग्नोर हो जाएगा इसकी निस्बत, तो x, दिस हैज़ अ लॉगरिथमिक डाइवर्जेंस, सो इट गोज एज अ लॉग ऑफ x फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिट। इसका मतलब है दिस इज डाइवर्जेंट इंटीग्रल। डाइवर्जेंट है तो हम इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते थे, कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते ऐसे इंटीग्रल्स को हम। लेकिन हम फिर कहते थे कोई नहीं, ये जो -∞ हम एक इस तरह करते हैं, कट ऑफ डिफाइन करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो वैसे भी मेजरेबल चीज़ नहीं है, मेजरेबल तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने ये कहा था कि लेट्स कट दिस -∞ टू सम पॉइंट लैम्डा, और इसको प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा पे कट ऑफ करते हैं इस पोटेंशियल को। तो हमने कहा दिस v(r) इज -∞ टू, चले पहले वो भी लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4πε0 माइनस लैम्डा से लेकर प्लस लैम्डा तक dx ओवर x² + r² टू द पावर 1/2। क्या मैंने किया, अगर लैम्डा जो है वो को इन्फिनिटी मान लूँ मैं, तो ये -∞ से लेकर +∞ तक होगा, एंड दिस लैम्डा इज मच लार्जर देन r।
मैंने क्या किया, मैंने अपनी वायर को कट कर दिया बिटवीन टू लिमिट्स। लेकिन जब मैंने वायर को कट किया तो पहले तो ये dx कहीं भी जा सकता था ना x के अलॉन्ग, तो एक ट्रांसलेशनल इनवेरियंस थी। लेकिन जो मैंने कॉस्ट पे की, दिस जो कॉस्ट है इसकी वो ये है कि जो ट्रांसलेशनल इनवेरियंस है, यानी पहले क्या था, पहले मैं x को x प्लस a पुट भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नेट x प्राइम पुट करता, x डबल प्राइम पुट करता, चीज़ ना बदलती। तो ट्रांसलेशनल इनवेरियंस is lost. So this is a problem with the cutoff regularization. This is known as a cutoff method. ठीक है ना, और अगर रेगुलराइज कर लेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये एक कट ऑफ रेगुलराइजेशन है। इसका मतलब है अब जो मेरा पोटेंशियल है ये v ऑफ r का फंक्शन नहीं है, बल्कि मैं इसको एक नाम दूंगा, मैं कहूंगा कि ये v ऑफ r का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये v ऑफ r ओवर लैम्डा का फंक्शन है। और इसके नीचे मैं एक छोटा सा लिख दूंगा रेगुलराइज्ड। रेगुलराइज्ड का मतलब क्या है, अब ये माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक नहीं होगा, जवाब इसका अब इन्फिनिटी नहीं होगा, इसलिए इसके नीचे मैंने रेगुलराइज कर दिया। एंड दिस मेथड इज नोन एज कट ऑफ रेगुलराइजेशन। दिस इज नोन एज, अब आज मैं इसी को सॉल्व करूंगा एज कट ऑफ तो रेगुलराइजेशन का सेंस बन गया कि क्या है, रेगुलराइजेशन ये है कि वो आपने अपनी थ्योरी को दो कट ऑफ्स डिफाइन करके रेगुलराइज कर लिया है कि अगर इन लैम्डा के लिए ये थ्योरी रेगुलर है, इसमें कोई इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है ये बात। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि क्या है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था जी इसका आंसर, लॉग ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर्ड प्लस आर स्क्वेयर, इसका स्क्वायर रूट ओवर माइनस लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप देख लें, इसमें कोई इन्फिनिटी नहीं है। अगर लैम्डा बहुत बड़ा हो जाता, ऊपर से भी लैम्डा कॉमन आता, नीचे से भी लैम्डा कॉमन आता, परफेक्टली फाइन आंसर एक फाइनाइट आंसर होता, इन्फिनिटी ना होती। अगर लैम्डा बहुत बड़ा है आर से तो ये बन गया लैम्डा प्लस लैम्डा, नीचे एक और प्रॉब्लम आ गया, लैम्डा माइनस लैम्डा, नीचे ज़ीरो आ गया। मसला है लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे अभी इस मसले को हल करेंगे। अभी मैंने क्या कहा था कि पोटेंशियल तो कोई मेजरेबल चीज़ नहीं है। मेजरेबल चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस समय इस पोटेंशियल को थोड़ा सा ना साफ करके लिखता हूँ। दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ लैम्डा प्लस सम फंक्शन ऑफ आर ओवर लैम्डा माइनस सम माइनस लैम्डा प्लस सम फंक्शन ऑफ आर, वेयर मैंने इस चीज को एफ ऑफ आर कह दिया, वेयर एफ ऑफ आर इज लैम्डा स्क्वेयर्ड प्लस आर स्क्वेयर्ड, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, बात क्लियर होगी। हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूं, एक लाइन चार्ज लिया, लाइन चार्ज में इन्फिनिटी आ रही थी, हमने कट ऑफ किया लाइन को, कट करने की वजह से लाइन जो पहले किसी भी जगह जा सकती थी वहां नहीं जा सकती, तो ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस लूज हो गई। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा जो पोटेंशियल है वो रेगुलराइज हो गया है, अब उसमें कोई इन्फिनिटी आपको नजर नहीं आई इंटीग्रेशन करने पे। यही बात है ना सर, इससे जो हमारी थ्योरी थी वो जो मतलब इन्फिनिटीज जो आ रहे थे उनको खत्म करने के लिए, हाँ वैसे ये देखा जाए तो इसका आंसर ही इन्फिनिट था ना, रेगुलराइज ही नहीं था ना, हमने सम हो उसको मतलब जो आपने लिमिट्स लिए लैम्डा, ये तो अभी हम दिखाएंगे मतलब नहीं कहीं से लेकर एग्जैक्टली हर थ्योरी का कोई ना कोई स्केल होता है, हम देखेंगे आगे जाए। अभी मुझे ख़त्म ये करने दे आगे, क्योंकि जो फिजिकल चीज़ है ना वो लैम्डा पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। फिजिकल थ्योरी आपकी इस बात पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे। अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो आपको प्रॉब्लम थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई मसला नहीं होगा, आप देखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल फिजिकल चीज़ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ई किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू यहाँ के केस हैं माइनस डी बाई डी आर, पार्शल क्या लें टोटल क्या लें, क्योंकि अब तो सिर्फ आर की फंक्शन है ये, आर ओवर, इसका डिफरेंशियल मुझे लेना है, ज़रा देखिएगा क्या बनता है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E इज इक्वल टू, अगर मैं इसका डिफरेंशियल लेने से पहले मैं अगर ये कर लूँ इसको माइनस डी बाई डी आर लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाद में बाहर निकाल लूँगा, ये तो एक नंबर है, क्योंकि लाइन चार्ज डेंसिटी एक्स पे डिपेंड नहीं करती, वो यूनिफॉर्म चार्ज है। अगर ये एक्स का फंक्शन होती तो मैं ये सारी कैलकुलेशन ना कर पाता।
ठीक है ना, लैम्डा को बाहर ना निकालता, अंदर लैम्डा रखता एक्स का फंक्शन। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी ना यूज़ कर लें हम ये ना कह लें कि लॉग ऑफ लैम्डा प्लस एफ ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ माइनस लैम्डा प्लस एफ ऑफ आर। मैंने पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा ज़रा थोड़े से चेंज तरीके से करने की कोशिश की है ताकि ये मसले हल हो जाए। अच्छा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर दिस, फिर d बाई डी आर ऑफ दिस। d बाई डी आर करेंगे तो वो तो सिर्फ एफ ऑफ आर का ही होगा ना। सिमिलरली इसके साथ भी यही करेंगे तो देखें क्या यही नहीं बनता, ये दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर लैम्डा प्लस एफ ऑफ आर, और अगर मैं इसको करूंगा तो -1 ओवर माइनस लैम्डा प्लस एफ ऑफ आर, और दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है डी बाई डी आर ऑफ एफ ऑफ आर। ऐसे डिफरेंशियल होगा ना, 1 ओवर दिस डी एफ बाई डी आर -1 ओवर दिस डी एफ बाई डी आर, डी एफ बाई डी आर मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अच्छा, अगर आप डी एफ बाई डी आर कैलकुलेट करें तो क्या बनता है ये, सो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका अगर एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा, माइनस लैम्डा प्लस एफ ऑफ आर माइनस लैम्डा माइनस एफ ऑफ आर ओवर माइनस लैम्डा स्क्वेड प्लस एफ ऑफ आर का स्क्वेड। ठीक है, अभी कोई गलत तो नहीं चीज़ की मैंने? अगर गलती हुई तो बताइएगा। फैज़ान सब ठीक है? ये अगर करूं तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल करना है ना, तो इसका आंसर आएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर लैम्डा स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट क्योंकि इसकी पावर -1/2 बन जानी थी, और जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2r। मेरा ख्याल है मैंने सारे डिफरेंशियल ठीक किए हैं। अच्छा, ये और ये कट गए, ऊपर आ गया -2 लैम्डा। ये बात याद रखिए, एंड ऑफ द डे में अगर लिमिट लैम्डा गोज टू इन्फिनिट पुट करूं तो जवाब फाइनाइट आना चाहिए, और लैम्डा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि लैम्डा आपका कट ऑफ स्केल है इन्फिनिट। लैम्डा बहुत बड़ा है ना, लैम्डा -0 पे तो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि लैम्डा की लिमिट -इन्फिनिट से +इन्फिनिट तक थी ना। ठीक है जुनैद, आर से बड़ा है ना। अच्छा, इसका जवाब कोई बता सकता है, लैम्डा स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ आर स्क्वेयर क्या होगा? यानी ये क्या है, माइनस लैम्डा स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ आर का स्क्वेयर, तो ये आ गया माइनस लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इसका मतलब है ये जो चीज़ नीचे मैंने लिखी हुई है सारी, दिस थिंग इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अच्छा, अब ये देखिए, ये आर कट गया, एक आर बच गया, और तो कोई चीज़ नहीं बची ना, ऊपर सिर्फ -2 लैम्डा था, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस 2 जो आएगा इस 4 से 2 बना देगा, तो आंसर बिकम्स E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर आर, और क्या चीज़ बची है, 1 ओवर लैम्डा स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। वेरी गुड, वेरी वेल डन। अच्छा जी, कोई चीज़? हाँ, अब इसका मतलब है ये चीज़ इसके बराबर भी है कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर लैम्डा, और अगर मैं नीचे से लैम्डा कॉमन ले लूं तो ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर। ये लैम्डा से तो लैम्डा गया। अब आप देखें, इफ इन लैम्डा गोज टू इन्फिनिट लिमिट, क्योंकि लैम्डा तो इन्फिनिट था ना, माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा तक, E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर, ट्रस्ट मी, वैसे आप निकालना चाहें ना इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, आपको लग पता जाता है इनफाइनाइट लाइन की वजह से निकालने में, कितने आराम से निकल आया, और 1 ओवर आर स्क्वेयर से नहीं जाता ये,
अगर आप बहुत दूर चले जाते तो ये पॉइंट चार्ज नज़र आता, फिर ये आपको लगता 1/r² की तरह, लेकिन फाइनाइट होने के लिए बिल्कुल नहीं। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो बिल्कुल सही है, अगर देखा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लैम्डा कांस्टेंट है ना, डायमेंशनली तो बिल्कुल ठीक है, डायमेंशनली तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये डिस्टेंस का, वर्टिकल डिस्टेंस का डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है, इसलिए वहाँ पर लैम्डा के साथ नीचे स्क्वायर रूट था पोटेंशियल में, ताकि dx से उसके डायमेंशंस कैंसिल हो जाते, तो 1/लेंथ के डायमेंशंस थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब इसकी डिपेंडेंस लाइक 1/r है इंस्टेड ऑफ 1/r²। इसी लाइन को फाइनाइट कीजिए, डिस्टेंस r को बहुत बड़ा कीजिए, यू विल सी इट एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज एज 1/r²। एग्जैक्टली, हमें पता है क्योंकि जब हम भूल जाएंगे तो बाकी वाले चार्जेस की कंट्रीब्यूशन भी ऐड होनी बिल्कुल बिल्कुल, स्लो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए कि वैसे तो देखा जाए अगर फाइनाइट लाइन हो तो एज इफेक्ट्स होते हैं, पर हमने कभी देखे ही नहीं, हम कहते नहीं यूनिफॉर्म है जी, एज पे भी यूनिफॉर्म है। नजदीक वाले शीट ले तो फिर कांस्टेंट होएगा। हाँ फिर कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ प्लेनर सिमेट्री। पता लग रहा है कि हाँ वहाँ से कम होती है। का बिल्कुल, आप जितना आर बढ़ाते जाते हैं, जितना अब सिंपल इज दैट के पॉइंट चार्ज बनता नहीं है इनफाइनाइट लाइन से, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। नहीं यहाँ तो नहीं करते, वो तो फाइनाइट हम तो लेते ही नहीं ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल, हम उस रीजन में स्मूथ मान के चल रहे होते हैं सारा, तब कूलम लॉ यूज। बिल्कुल बिल्कुल, गॉसेस लॉ के अंदर सिमेट्री मौजूद है, एंड सिमेट्री शोज कि आपके पास कोई यूनिफॉर्मिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्रीड। हाँ हाँ, सिमेट्रीज का फ़ायदा है ना कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, सिलेंडर है, सर्कल है, स्फेयर है, कोई भी है तो आप बना सकते हैं। लेकिन एनीवे चलें, वो आप इलेक्ट्रो के टीचर से जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछेगा, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आती नहीं है, मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये सीखा है कि कैसे निकाला जाता है। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एक और भी चीज़ है जिसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, है ना। वो क्या है? वो क्या था? वी ऑफ, अच्छा हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, उससे पहले मैंने लिखा था वी रेगुलराइज ऑफ आर ओवर लैम्डा, ये था ना लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस r² ओवर लैम्डा स्क्वेयर्ड। एक चीज़ आ गई, माइनस लॉग ऑफ माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस r² ओवर लैम्डा स्क्वेयर्ड। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? मैंने आज आसान काम किया, मुश्किल नहीं किया है ना। अच्छा, अब अगर आर लैम्डा से लैम्डा बहुत बड़ा हो, फॉर इफ लैम्डा स्क्वेयर या लैम्डा इज मच ग्रेटर देन आर, मैं अभी इन्फिनिटी ले रहा, अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आर से बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? वी रेगुलर क्या बन जाएगा? ये लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 1/2 r² ओवर लैम्डा स्क्वेयर्ड, या नहीं लिख सकता? सीरीज खोल सकता हूँ ना, प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ r² ओवर लैम्डा स्क्वेयर की टर्म्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ मैं फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स रख रहा हूँ इन r² ओवर लैम्डा स्क्वेयर्ड, फर्स्ट ऑर्डर टर्म, उसमें माइनस लॉग ऑफ माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 1/2 r² ओवर लैम्डा स्क्वेयर्ड। एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? ब्रैकेट कहाँ बंद करनी है? ब्रैकेट यहाँ बंद करनी है। हाँ, एक ब्रैकेट का ये वाली लॉग की। अच्छा, अगर आप इसको खोल लें तो क्या बन जाता है? ये लैम्डा और ये प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा बन गया। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ, या चले वही ब्रैकेट डालते हैं, लॉग ऑफ 2 लैम्डा प्लस
प्लस लैम्डा ओवर 2 इंटू आर स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? मैंने जानबूझ के नहीं काटा। अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या हो गया, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कैंसिल हो गया आपस में, और क्या जवाब आ गया, माइनस लॉग ऑफ लैम्डा ओवर 2 आर स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर। अब बड़ी अच्छी चीज बनने लग गई है ना। अच्छा, अब इन लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, जिसको पहले खोल के लिखा था, वापस उसको उसी फॉर्म में ले आते हैं। वो माइनस साइन जो पिछली दफ़ा मुझे आपने कहा था ना, मैंने उसका मसला हल कर लिया था इस तरह करके। तो क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा इधर ही लिख लेता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ 2 लैम्डा प्लस लैम्डा ओवर 2 आर स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर। होल थिंग इज डिवाइडेड बाय लैम्डा ओवर 2 आर स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर। कोई गलती? सिर्फ इसलिए किया ये कैंसिल हो जाए, है ना? तो आंसर देखें क्या बन गया। सो माय आंसर इज लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट log of 2 plus 1 over 2 r square over lambda square divided by r square over lambda squared by 2 1 over 2। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं इसको मैं अगर उठा के ऊपर ले जाऊं, डिवाइड कर दूं, तो थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा, थोड़ा साफ हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 लैम्डा स्क्वेयर्ड ओवर आर स्क्वेयर प्लस 1। लेकिन प्लस 1 तो किसी काम का नहीं है इसके मुकाबले में, क्योंकि लैम्डा आर से बहुत बड़ा था ना। अगर इनकी रेशो 1 से छोटी थी तो इनकी 1 ओवर रेशो 1 से बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब आई कैन जस्ट इग्नोर दिस 1 और एक लॉग रह गया यार, वरना सीरीज खोल लें, अगर उल्टा करके खोलते, लेकिन ठीक है इस तरह समझ लें इसको। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर, तो फैजान इस तरह ज़्यादा बेहतर हो गया है ना, आसान हो गया, लॉग ऑफ 4 लैम्डा स्क्वेयर्ड ओवर आर स्क्वेयर्ड है। हाँ, अब देखें, अब चेंज इन पोटेंशियल लेना है आपको, या ये क्लियर है? कोई मैंने मुश्किल चीज़ तो नहीं की ना। मैंने क्या किया, इसको उलट करके ऊपर ले गया, डिवाइड कर दिया। चूँकि आर बहुत छोटा है लैम्डा से, तो इसका मतलब है लैम्डा ओवर आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा 1 से, तो 1 इसके मुकाबले में इग्नोर हो जाएगा। ठीक है ना? बस लिमिटिंग केसेस का यही फ़ायदा है। आप ट्रस्ट करें, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को लिमिटिंग केसेस में सीख लेना, आपको ज़िंदगी सारी क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ें याद रहेंगी। जो एसिम्पटोटिक अप्रोचेस जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो हम कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर आप चेंज इन पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा, वी रेगुलराइज, मैं कहता हूँ चलें R1 ओवर लैम्डा माइनस वी रेगुलराइज, मैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ले रहा हूँ ना। इवन आप जब कूलम लाइक स्टडी करते हैं चीज़ें, आप कहते हैं मुझे इतना पोटेंशियल चाहिए टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्यों इन्फिनिटी मान के चलते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी पे कूलम लाइक पोटेंशियल 0 होते हैं। अदरवाइज आप कहीं और दरमियान से आएंगे तो आपको एक नॉन ज़ीरो चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो जवाब क्या आ गया इसका? लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, लॉग ऑफ 4 R1 स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 4, और उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया तो चले। नहीं यार, पूरे पे नहीं लगाना ना। मैंने पहले यही सोचा था।
ठीक हो गया ना, कोई गलती तो नहीं हुई। log of a minus log of b is log over a over b, so this becomes lambda over 4 pi epsilon naught g log of r2 squared over no infinity, no lambda. कोई लैम्डा नहीं, कोई इन्फिनिटी नहीं, परफेक्टली रेगुलराइज्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हमें। या इसको अगर आप और साफ करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स लॉग ऑफ r2 ओवर r1। ये वो है जो आप टेक्स्ट बुक्स में लिखा देखते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक्स में कि दिस इज इक्वल टू r2 ओवर r1 लॉगरिथमिक है और साथ में लैम्डा ओवर 2। अभी इन्फिनिट कुछ भी नहीं था, अभी बहुत बड़ा था, अभी इन्फिनिट नहीं था। अब मैंने जब रिजल्ट निकाला तो मैंने कहा लिमिट लैम्डा गोज टू इन्फिनिटी। आप बेशक लैम्डा को इन्फिनिट पुट कर लें, अभी बहुत बड़ा था फाइनाइट ही। मैंने क्या कहा था, माइनस लैम्डा इन्फिनिटी नहीं है, माइनस लैम्डा इज फाइनाइट बट इट कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी। हाँ, जितना भी आप बड़ा करते जाएंगे, जो भी करेंगे, अल्टीमेटली आप एक कांस्टेंट वैल्यू इन लैम्डा पहुंचते जाएंगे r2 और r1 पे। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। तो ये क्या कमाल किया आपने, को बता सकते हैं आप में से? ये वो चीज़ थी जो लास्ट टाइम मैं कर रहा था और आप कह रहे थे कि नहीं यार कुछ गलत हो गया, है ना? रेगुलराइज समझ आ गया क्या मतलब है? आपने अपने पोटेंशियल को, अपनी लाइन को कट किया और आपने उसे रेगुलराइज कर दिया। अब आपने क्या किया है, आपने कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की है ताकि जो रेगुलराइज्ड पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है उसमें लैम्डा, उसमें से लैम्डा जो रेगुलेटर है, लैम्डा इज अ रेगुलेटर, रेगुलेट कर रहा था ना आपकी थ्योरी को। अगर इन्फिनिट हो जाता तो थ्योरी इन्फिनिट हो रही थी, तो आप किसी तरीके से उस रेगुलेटर को आपने ख़त्म किया है बीच में से। इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? यही नहीं किया मैंने कहा r1 ओवर लैम्डा तो लैम्डा पे डिपेंड करता है ना, लेकिन आपने कोई चीज़ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी है in order to make it finite and independent of lambda। तो ये आपने क्या किया इसको? बिल्कुल जिस तरह आपने हैमिल्टोनियन में काम किया था, शाबाश, बिल्कुल वैसे ही काम आपने किया है, एग्जैक्टली। तो क्या कहते हैं इसको? रीडिफाइंड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं v रेगुलराइज्ड, अब लैम्डा हटा दूंगा मैं इसमें से, v रेगुलराइज्ड ऑफ r इज लिमिट lambda goes to infinity v regularized of r over lambda minus v regularized of r naught over lambda। यही किया ना मैंने। क्यों मैंने यहां से लैम्डा हटा दिया? क्योंकि अब इसमें लैम्डा कहीं आ ही नहीं रहा ना। और इसका आंसर क्या है? अभी आपने क्या निकाला है? लिमिट, इसका आंसर आपने निकाला है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ r नॉट ओवर r। ये जो प्रोसेस है जिसमें पहले आप थ्योरी को रेगुलराइज करते हैं, फिर जो चीज इन्फिनिटीज बन रही होती थी उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज रीनॉर्मलाइजेशन। क्या खूबसूरत नाम है ना, एग्जैक्टली। यकीन करें रीनॉर्मलाइज किया आपने। पहले आपने अपनी इन्फिनिटी को नॉर्मलाइज किया रेगुलेटर से, अब आपने कहा नहीं यार अभी भी पीछे हैं हम एक काम से, अब इस रेगुलेटर को भी किसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं छुपाना है। तो आपने उस रेगुलेटर को छुपाने के लिए क्या किया? आपने कहा किसी तरीके से ये इन्फिनिटीज़ हम इसमें से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए आपने यहाँ कहा कि जी हमने कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की। आप इसको ये ना समझिए आपने सब्ट्रैक्ट की, आप समझिए इसमें आपने प्लस करके कोई चीज़ ऐड की है, माइनस लगा के। यही रीनॉर्मलाइजेशन में आप आगे जाके पढ़ेंगे अगले कोर्सेज में, इसे कहते हैं काउंटर टर्म्स मेथड। आप उन इन्फिनिटीज़ को काउंटर करने के लिए काउंटर टर्म्स डालते हैं, वो उन इन्फिनिटीज़ को खा जाती हैं। ये रीनॉर्मलाइजेशन का मतलब नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया है। दिस इज काइंड ऑफ अ रीनॉर्मलाइजेशन।
रीनॉर्मलाइजेशन का मतलब होगा वो सारी इन्फिनिटीज जो आपको नज़र आ रही हैं, आप उन्हें छुपा देंगे इन सम सर्टन मेजरेबल पैरामीटर्स लाइक चार्ज, मास एंड कपलिंग। इसकी वजह है कि जो चार्ज आप देखते हैं, जिसको आप ई समझते हैं, ये वो चार्ज नहीं है जो एक्चुअल चार्ज है, बेयर चार्ज नहीं है। ये एक इंटरेक्शन की वजह से चार्ज आ रहा है, क्योंकि आपने देखने के लिए कोई दूसरा चार्ज लाया था इसके करीब। बेयर चार्ज होता है जो अकेला पड़ा हुआ है, बस है आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड आप मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली मैस भी आप आइसोलेटेड नहीं मेजर करेंगे, उसके इफेक्ट्स को मेजर करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है रीनॉर्मलाइजेशन का कि यू हाइड दीज इन्फिनिटीज इन सम सर्टेन मेजरेबल पैरामीटर्स बाय रीडिफाइनिंग देम। और ये हमने देखा कि कपलिंग्स जो हैं, जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, जिसको आप 1/137 कहते हैं, वो थ्योरी के स्केल पे डिपेंड करता है। वो 1/137 है एट हाइड्रोजन एटम के लेवल पे ऊपर, जब बाइंडिंग एनर्जी का उस स्केल पे हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप उसी को बी क्वार्क मैस पे ले जाएं, जो तकरीबन 4.2 या चलें 5 GeV के बराबर है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है चार्ज की, 1/127 हो जाती है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू। इसका मतलब वो स्केल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यही चीज़ हमने क्या किया, तो हमने वो जो स्केल डिपेंडेंस थी वो कपलिंग में छुपा ली थी। ये हम करेंगे आगे जाके रीनॉर्मलाइजेशन, अगर वक्त बचा। लेकिन मैं आपको पूरी रीनॉर्मलाइजेशन की एक चीज़ सिखाऊंगा कि रीनॉर्मलाइज थ्योरी को किया कैसे जाता है। यहाँ तक कोई सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पोटेंशियल को रेगुलराइज किया थ्रू रेगुलेटर, फिर हमने डिफरेंस मेजर किया, क्योंकि हमें अपनी इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये कहती है कि आप पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते, डिफरेंस आप पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो उसने हमें एक तरीका बताया कि ये जो रेगुलेटर लैम्डा था, ये ख़त्म हो सकता था जब आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया, या दूसरी तरीका कब ख़त्म हो सकता था, जब आपने इवॉल्व किया। एवोल्यूशन इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पोटेंशियल को इवॉल्व करके लिया d/dr से, और फिर आपने कहा एंड पे अगर लैम्डा इन्फिनिट पुट करें तो फिर भी रेगुलेट हो सकता है, फिर भी थ्योरी फाइनाइट होगी। सो एक तरीके से हम करेंगे इसको, और फिर हम उसे स्टेट के साथ ही इवॉल्व करेंगे, स्केल जो लैम्डा उसके साथ, दैट इज़ नोन एज दी रीनॉर्मलाइजेबल ग्रुप इक्वेशंस। तो ये अगले चंद लेक्चर्स में हम करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। कोई इसका उसके साथ वहाँ पर एक एनर्जी थी जो कांस्टेंट वैल्यू थी, वहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, वो इन्फिनिट नहीं थी। मतलब वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि जो ऊपर वाली इन्फिनिटी है ना, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ हमने ये कहा था कि जो मतलब इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। हाँ, तो हम ये करते हैं कि जो E0 से मतलब E से E0 को माइनस करके वो उस इन्फिनिटी को छुपा देते हैं। यहाँ भी तो उसी तरह, बिल्कुल, मैंने तभी उसको भी कहा था रीडिफाइन मान ले, आगे जाके इसको रीनॉर्मलाइज कहेंगे। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल सही, एग्रीड। कोई थ्योरी भी सारे स्केल्स पे वैलिड नहीं होती, हर थ्योरी का कोई ना कोई कट ऑफ स्केल है, कोई ना कोई इफेक्टिवनेस है। सिर्फ यहाँ पर मैंने ये कहा कि जब फिजिकल चीज़ें आप मेजर करेंगे तो वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि थ्योरी का कट ऑफ क्या था। आप एक चार्ज को जिसमें मर्जी मेजर करें, मेजर होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इस बात पे डिपेंड नहीं करता था कि आप लैम्डा 10⁴ रखते हैं लेंथ में, या 10�9 रखते हैं, 10�32 रखते हैं। चेंज इन पोटेंशियल वही है जो 2 पॉइंट के दरमियान में कोई भी 2 पॉइंट ले लें, ठीक है। फिजिकली चेंज ये चीज़ ध्यान, बिल्कुल उसका जिस तरह वहाँ पर भी एनर्जी हमेशा h बार ओमेगा से चेंज होती थी डिस्क्रीट केस में, तो बेशक जो मर्जी आप सब्ट्रैक्ट करते फ़र्क नहीं था फाइनाइट नंबर के साथ, ठीक है। लेकिन ये अब ज़्यादा और तरीके से क्लियर होगी आपको चीज़। एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने सब कुछ कर दिया, सिर्फ एक चीज़ की कॉस्ट पे की थी जो हमें हजम नहीं हो रही, वह ट्रांसलेशनल इनवेरियंस। चूंकि आपने ट्रांसलेशनल इनवेरियंस की कॉस्ट पे की है, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस इज बेसिकली द मोमेंटम। ट्रांसलेशन का जो जनरेटर है वो मोमेंटम है। इसका मतलब है सम हो आपने मोमेंटम को कट कर दिया है। जब आपने मोमेंटम को कट कर दिया तो आपने एनर्जी को कट कर दिया है। जब आपने एनर्जी को कट किया तो इसका मतलब अब आपकी थ्योरी एक ख़ास एनर्जी स्केल तक वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं थी। किसी तरीके से मैं एक नेचुरल वे में ये चीज़ करने की कोशिश करूँगा कि मुझे ये इन्फिनिटीज़ इस तरह करके कट ऑफ, दिस इज़ नोन एज अ कट ऑफ रेगुलराइजेशन। समझ आ गई कट ऑफ रेगुलराइजेशन क्या है? अब मेंडल एंड शॉ से जाके पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगी वो क्या लिख रहा है, ठीक है। तो रीनॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ कि लोनलीनेस का फायदा उठाना। हाँ एग्जैक्टली, रीनॉर्मलाइजेशन का मतलब पता है क्या? कोई नहीं देख रहा तो छुपा दें। यकीन करें, हमारे यहाँ कभी आप सुबह ना सफाई करते लोगों को देखें, मैं अक्सर बेहतर देखता हूँ लोग सड़कों की सफाई करते हैं, वो सड़कों से गार्बेज उठाते हैं और साइड फुटपाथ पे डाल देते हैं, जो पर एक कच्चा जगह नहीं होती,
टेम्परेरीली तो रीनॉर्मलाइज हो गया, अगले दिन फिर वहीं आता है, लेकिन ऑर्डर बाय ऑर्डर एवरी डे वी हैव टू रीनॉर्मलाइज इट। ठीक है ना, तो इसीलिए डे पाकिस्तान में तो सारी चीज़ों की मिसालें मौजूद हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखें तो हमने जो लाइन थी उसके पास एक ऐसा आर नॉट सेट कर दिया है कि लाइन ऑफ चार्ज थी और आर नॉट के दरमियान गड़बड़ सिचुएशन। एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे हमारे पास वैक्यूम गड़बड़ था, तो हमने एक्चुअल पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो जो बिल्कुल पास वाली चीज़ है वो हम हर दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही। यहाँ से भी एक स्केल सेट हो रहा है वो जो आर। हाँ, मैंने इसीलिए बात की ना, अगर आप मेरी बात मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा यहाँ लैम्डा लेंथ के डायमेंशन रखता है, लेकिन ये लेंथ के डायमेंशन में मोमेंटम छुपा हुआ है क्योंकि ये ट्रांसलेशन से आ रहा है। इसका मतलब आप एक ख़ास हद तक पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे। जब पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे तो क्या लाइन के अंदर घुस पा रहे हैं? कभी आप नहीं कर पाए, तो आपने कोई ना कोई लाइन से फाइनाइट डिस्टेंस पर रह के मेजर करना है, एंड आर नॉट इज दैट फाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि अगर आप लाइन तो लाइन होती है। वो तो क्रोनी का डेल्टा होता है। हाँ, वो डिराक डेल्टा होता है सर। तो उससे वहाँ से भी इंफिनिटी आती है, मतलब हम सेंटर से हम उस पॉइंट तक नहीं जा सकते। हाँ, उसकी एक रीज़न है, उसको आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात आप यू कैन राइट एवरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज अ पॉइंट चार्ज टाइम्स डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स। तो अगर आप पॉइंट चार्ज वाली लिमिट्स पे आ जाए तो आपको डेल्टा क्यूब एक्स नज़र आना शुरू हो जाता है ना। यू कैन ऑलवेज राइट इट। तो ये मैंने इलेक्ट्रो नहीं मुझे आती, ये इलेक्ट्रो के टीचर से पूछेगा। मुझे थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें याद हैं, मैंने जो रटी हुई थी बचपन की, बस वही याद है। कोई सवाल यहाँ तक? हाँ जी, था प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी जी, हाँ एग्जैक्टली। कंडेंस मैटर वाले इसी को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं इफेक्टिव मैस इफेक्टिव चार्ज। बिल्कुल सही, बिल्कुल हैं। हाँ, लेकिन पार्टिकल फिजिक्स जब फील्ड थ्योरी करते हैं लगता है उनका सबसे विचारों की बदकिस्मती ये है कि उनके सिस्टम नज़र आते हैं, हमारा कुछ नज़र नहीं आता। क्या ख्याल है? तो इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन टूल देखिए, फील्ड थ्योरी टूल है, आप उसे कंडेंस मैटर में यूज़ करें, फाइनाइट सिस्टम के लिए यूज़ करें या इनफाइनाइट सिस्टम के लिए यूज़ करें, चॉइस इज योर्स। हाँ 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 हाँ, उसके अंदर इफेक्टिव मैस होता है जो डिफाइन करता है कि ये डायग्राम कर्वेचर किस तरह होता है। ठीक है। इसमें बैंड डिफाइन होते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेंथ लेता है वहाँ बड़ी चीज लग जाती है। और यहाँ पर नहीं लगती है ना, यहाँ पे भी वही करते हैं। वहाँ पे यहाँ पर ना इतना पता है, यहाँ पर हम सिर्फ मैथमेटिकली कर रहे होते हैं, हमने बैंड बनाते दिखाते हैं, कोई नहीं, अगर दिखाएं तो यहाँ भी अजीब लगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो बेचारे बना के दिखा देते हैं बैंड, हम आपको कहते हैं आ रहा है जा रहा है, बनाते कुछ नहीं है। बनाने से चीज़ें भाई नज़र आ जाती हैं। एग्जैक्टली नज़र को धोखा देना मुश्किल है ना, क्या ख्याल है? तो इसलिए चलें, लेकिन मैंने कहा जो यहाँ तक कोई सवाल इसके अलावा जनरली कोई है तो प्लीज़ पूछ लें। समझ आई रेगुलराइजेशन की क्या है? डिफाइन अ कट ऑफ। रीनॉर्मलाइजेशन क्या है? हाइड द कट ऑफ, दैट्स ऑल। तो फ्रॉम डिफाइनिंग टू हाइडिंग इज द रेगुलराइजेशन एंड रीनॉर्मलाइजेशन। डिफाइन अ कट ऑफ, हाइड द कट ऑफ। एग्जैक्टली। अगर ये हमारी ज़ुबान किसी ने सुन ली ना, आप बैन हो ना हो, मैं फील्ड थ्योरी पढ़ाने से हो जाऊंगा, लेकिन चले नहीं, इसका बात नहीं, खैर। मैंने क्या कहा? हजम नहीं हो रही, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस है ना। फिल्म को उल्टा चला के देखते हैं, मसला कहाँ पे आया था? आपको याद है मसला कहाँ आया था? आप में से कोई रिकॉल कर सकता है? मसला इस सेक इंटेग्रल का था। चलो, मैथमेटिकली मसला क्या था? मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ। मैथमेटिकली मसला ये था कि dx ओवर x का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था, नीचे जो चीज़ है इसका माशाल्लाह पूरा पूरा डिफरेंशियल ऊपर मौजूद था। मज़ा आ जाता अगर ऊपर डिफरेंशियल में 1 प्लस कोई छोटी सी चीज़ आ जाती d की, है ना। अगर dx ऊपर ना होता बल्कि कोई और चीज़ होती
तो फिर हम कहते हैं इसका डिफरेंशियल मौजूद नहीं है ऊपर, तो हम कहते हैं भाई नहीं, इसको इंटीग्रल को तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते। क्या मैंने किया, मैंने कहा कि डायमेंशंस थोड़े से ट्वीक कर देते हैं इंटीग्रेशंस के। इस दैट मेथड इज नोन एज अ डायमेंशनल रेगुलराइजेशन। अब मैं आऊँगा व्हाट इज अ डायमेंशनल रेगुलराइजेशन। जी, ए आपको हैरान कर देगा कि क्या है, ज़ीरो होगा। यार अगर हम इन्फिनिटी छुपा सकते हैं तो ज़ीरो हमें तो बिल्कुल पसंदीदा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी छुपाएंगे, फिक्र ना करो। तो चलें, लेट मी डिफाइन वन थिंग। मैं वापस अपना पोटेंशियल लिखता हूँ, वी ऑफ आर इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर 1/2 फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। अच्छा, हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम इस इंटीग्रल को 1 डायमेंशन में सॉल्व करें, लेट्स सॉल्व अ डी डायमेंशनल इंटीग्रल, और बाद में डी को 1 पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, 3 पुट कर लेंगे। सो दिस इज अ 1 डायमेंशनल इंटीग्रल। मैं कहता हूं छोड़े परे, लेट्स सॉल्व अ डी डायमेंशनल इंटीग्रल। सो let's solve a d-dimensional। मैं एंड पे इसकी आपको फिजिक्स भी बता दूंगा कि इससे मतलब क्या होता है हमारा। सबसे पहली बात यह कि हमने एक चीज़ बचपन में सीख ली थी कि अगर आप एक्स स्क्वेयर्ड, अगर आपका d3 वॉल्यूम लिखा होता है तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखते हैं d3 को? एग्जैक्टली आपने पढ़ा हुआ है कि जी d3 ऑफ r को आप ऐसे लिखते थे कि d3 ऑफ r इज, या चलें d3 ऑफ x इज x स्क्वेयर्ड dx। आप कहते थे ये ठीक तो है, ये एक डायमेंशन में तो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मसला है जब 3 डायमेंशन बनाना है तो हमें इसको रोटेट करना है। ठीक है, और इस तरह रोटेट करना है कि एक एक्सिस के गिर्द भी, और फिर जो चीज़ आएगी उसको दोबारा करके, ताकि 3 डायमेंशन बने। तो आप कहते थे जो रोटेशन है ना, वो आपको एक सॉलिड एंगल देता है 3 डायमेंशन में। अच्छा, अगर मैं 4 डायमेंशन में करूंगा तो क्या होगा इसी से, x4 dx, ये नहीं बदलते क्योंकि इनकी सिर्फ पावर बदलती है, सॉलिड एंगल इन 4 डायमेंशन। अगर मैं 5 डायमेंशन में करूंगा तो d ओमेगा 5, और अगर मैं d डायमेंशन में करूंगा d ऑफ x, तो इसका आंसर होगा x d-1। देखें क्यों, यहां 3 था तो यहां 2 आया, इंटू डी एक्स इंटू डी ओमेगा, डी डायमेंशनल का सॉलिड एंगल। हाँ एग्जैक्टली, अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा ना। लेकिन आप एक बात याद रखें, हमने अब मेरा गोल यह है कि मैं किसी तरीके से सॉलिड एंगल मालूम कर लूँ डी डायमेंशंस का। तो मुझे ये बात पता है, मैंने वी नो दैट। अच्छा, जो आपको नहीं पता उतनी टीचर उस पर लिखता है वी नो दैट, कोई भी नहीं लिखता कि आई नो दैट, है ना। हाँ हाँ, बड़ा एरोगेंट लगता है आई नो दैट, है ना। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स क्या होता है, पढ़ा हुआ, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट वाला, स्क्वायर रूट ऑफ पाई शाबाश 2 नहीं आएगा, एक ही जगह 1 है ना, गॉसियन है ना, एग्जैक्टली। अच्छा, ये 1 है तो 1 पाई है, 2 होंगे तो कितने होंगे, 2 पाई हो जाएंगे। 3, हाँ 3 होंगे तो कितने, एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे पाई टू द पावर d/2 कैलकुलेट करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा e टू द पावर माइनस x1 स्क्वेयर्ड dx1, e टू द पावर माइनस x2 स्क्वेयर्ड dx2, ऐसे सारे इंटेग्रल्स होंगे ना, अप टू सो ऑन e टू द पावर माइनस xd स्क्वेयर्ड dx हम यही करते थे ना, ऐसे ही करते हैं ना। या अगर ना भी लिखें d तो आपकी अपनी मर्जी है, कुछ भी लिखना चाहें लिख लें। अच्छा, मैं ये नहीं लिख सकता, आप में से मुझे कोई बता सकता है, मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x1 स्क्वेयर्ड प्लस x2 स्क्वेयर्ड प्लस अप टू सो ऑन, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी ऑफ x।
डी डी एफ एक्स मैंने क्यों लिखा है ऐसे, डी इंटेग्रल थे x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। मैं अपनी नोटेशन सिर्फ कंसिस्टेंट रखना चाह रहा हूँ, बाकी कोई चीज़ नहीं। सर माइनस सर ये ब्रैकेट लगी हुई है माइनस के बाद हाँ 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 बिल्कुल सही सही, सॉरी बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं सारे को एक x मान लूँ, एक्स स्क्वेयर इज x1 स्क्वेयर प्लस x2, एक लेंथ है डी डिमेंशन की, तो डी डिमेंशन लेंथ में क्या मान सकता हूँ कि एक्स स्क्वेयर इज x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस अप टू सो वन, जो भी है x डी स्क्वेयर, देख सकता हूँ ना मैं ये। 3 डिमेंशन होती तो क्या होता, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। 2 डिमेंशन होती तो क्या होता, आर स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा अगर आप इस इंटेग्रल को देखें तो क्या जवाब आ गया, पाई टू द पावर डी ओवर 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स टू द पावर डी माइनस 1 डी एक्स, क्योंकि डी डी एक्स को मैंने लिख लिया है एक्स टू द पावर डी माइनस 1 डी एक्स। ये चीज क्या लिखी हुई है, अब पता है आपको ये क्या है, ये अब आपको पता होगा क्या है। ओ सॉरी एक चीज भूल गया हूं मैं लिखना, डी ओमेगा डी तो भूल ही गया था ना, ये तो एक्स डी डी एक्स था ना, एक्स डी ओमेगा, क्या है ये आपने पढ़ा हुआ है, गामा गामा, हाँ बड़ा गामा इज इक्वल टू 1/2 गामा डी बाई 2, मैं देख लूँ, मुझे भी डेफिनेशन अब याद नहीं है इसलिए मैंने लिखा वी नो दैट, इंटू डी ओमेगा डी, ये होता है बाई डेफिनेशन, ये चीज़ है ये। वह ये हर जगह मिल जाती है, मुझे जब कोई चीज़ नहीं मिलती मैं मैथमेटिका को दे देता हूँ, या कोई भी जो आप यूज़ करना चाहें। यहाँ से आपने एक बड़ा कमाल किया है, देखें ज़रा क्या, आपने सॉलिड एंगल निकाल लिया है डी डिमेंशन में, तो क्या बना वो 2 पाई टू द पावर डी बाई 2 ओवर गामा, और डी का मतलब है डी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से डी हटा दें पीछे से, डिफरेंस पूरे टोटल आ गए। नहीं ये लगाऊंगा ना, नहीं नंबर तो इंटेग्रल है ना, वरना तो साइन थीटा कोसाइन थीटा है ना, वरना तो नंबर नहीं है ना। अच्छा ये सॉलिड एंगल आपने डी डायमेंशन में निकाल लिया, आप देखें आप कितना फ़ायदा है इसका, अब आपको कोई चीज़ तंग नहीं करेगी, इसलिए कि आप चेक कर लें 3 डायमेंशन में। एक चीज़ ज़रा चेक करें, मैं आपको एक चीज़ सोचने के लिए देना चाह रहा हूँ, हाउ अबाउट इफ डी इज इक्वल टू 3, हम 3 डायमेंशन में तो करते ही रहते हैं ना, क्या बनेगा ये, डी ओमेगा 3 इज इक्वल टू 2 पाई टू द पावर 3/2 ओवर गामा 3/2। आपको पता है ना गामा 3/2 क्या होता है, हाफ गामा हाफ, यानी गामा ऑफ z+1 होता है z गामा, कम करते जाइए जब तक 0 तक नहीं पहुंच पाते, और 0 के बाद तो वह नेगेटिव हो गई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 पाई टू द पावर 3/2 ओवर 1/2 और गामा हाफ। अच्छा जो गामा हाफ होता है ना वो √π होता है, ये 2 और ये 2 मिलके 4 बना दिया, नीचे √π है, ऊपर 3/2 है, परफेक्ट, जो निकाला बिल्कुल सही निकाला। d इज इक्वल टू 2, देख लें ज़रा, एक देखें, एक करके हमने कॉन्फिडेंस गेन किया कि ठीक है, 2 डायमेंशन में करके देखना चाहिए कि क्या जवाब आता है। क्या आता है जी, निकाल सकते हैं आप, क्या बनेगा ये, डी ओमेगा 2, क्या बनेगा ये 2 पाई ओवर, नहीं 2 पाई स्क्वेयर क्यों हो गया, d/2 है ना, ना दोनों से कैंसिल, और नीचे गामा हाफ, कुछ गलत हो गया, गामा 1 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2 पाई, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हाउ अबाउट 1 डायमेंशन, नहीं अब आपने मैथमेटिक्स निकाला है, तो अब आप क्यों डर रहे हैं उसको यूज करने में, ऊपर जाने में कोई मसला नहीं है,
आपका ओरिजिनल इंटेग्रल 1 डायमेंशन था भाई, सर उससे कौन सी आएगी? ओरिजिनल इंटेग्रल आपका 1 डायमेंशन था। आप उस 1 डायमेंशन को डी में लेके गए, अब डी को 1 में लाने में क्यों डर रहे हैं आप? लाएं, अब क्या बनता है? डी इज इक्वल टू 1 क्या है? टू अंडर रूट पाई ओवर गामा हाफ, ये और ये कैंसिल हो गए। ये क्या बात हुई भाई? डिस्टेंस दोनों तरफ जाना पड़ता है, तो प्रूफ किया। अजीब बात है ना, है ना? सर सिर्फ 2 डायरेक्शन माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा का डिफरेंस तो 2 लैम्डा ही था ना। अगर यूनिट स्फीयर बना देता तो जवाब क्या आता? अगर यूनिट स्फीयर बनाता क्या जब एक ही डायमेंशन में क्या बना सकता था मैं? एग्जैक्टली ये आप इधर चले गए, इधर चले गए, जिधर मर्जी जाएं, इट्स अ 2। तो 1 डायमेंशन में अमूमन लोग समझते हैं कि सॉलिड एंगल 0 होता है। नहीं नहीं नहीं, 1 डायमेंशन एंगल में 2 पॉइंट्स होते हैं जो 1 डायमेंशन पे आप बनाते हैं, उन दोनों का डिफरेंस है ये। इधर भी गए, दरमियान में सेंटर डिफाइन करें, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, 1 माइनस माइनस 1। मैंने जब पहली दफ़ा कहा था तो मुझे भी नहीं समझ आई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कई साल पहले, फिर बाद में पता चल गया था। ठीक है भाई, आइडिया हो गया कि क्या किया है हमने या नहीं? तब फिजिक्स में यहीं पे रुक जाते हैं और भी आगे वेरीफाई करते हैं? नहीं, पीछे जाना बस खत्म। 0 डायरेक्शन। हाँ, आगे हम चले जाते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी वाले 11 में जाते हैं, डी 11 डायमेंशंस में। ठीक है, चले गुड, यहाँ तक तो हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जिसने फिजिक्स नहीं बतानी ना, जिधर मर्जी ले गए। स्टैट्स के अंदर ये होता है ना, हाइपरबोला में आपने फेस टेस्ट फाइंड करना, 6 के अंदर ये चीज़ है। जी बिल्कुल। देखें, हमारी उलझन ये थी कि ऊपर dx आ रहा है, हमें सिर्फ इस चीज़ की उलझन थी। हम कहते थे, हमने कहा यार अगर ऊपर कुछ और होता ना dx की बजाय, तो ये लॉगरिथमिक डाइवर्जेंस ना आती। अब हम किसी तरीके से इस डाइवर्जेंस को रिमूव करना चाहते हैं। हमने कहा यार इसको डी डायमेंशन में सॉल्व करेंगे, उसके बाद डी से नीचे लाएंगे 1 तक और देखेंगे डाइवर्जेंस है या नहीं है। तो ये गोल है मेरा आज का। अगले कुछ टाइम में, अगर आज ना भी कंप्लीट हुआ तो कल के लेक्चर में हो जाएगा। लेकिन आपको आइडिया हो गया जो मैंने बात की है उसकी, सॉलिड एंगल की समझ आ गई, मोटिवेशन पता चल गई कि हम क्यों कर रहे हैं, ताकि लॉगरिथमिक डाइवर्जेंस किसी तरीके से कट ऑफ से करके हमारी तसल्ली नहीं हुई, हम कह रहे हैं एक दफ़ा इस तरह भी कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी लाइन तो कोई होती ही नहीं है, कोई 1 डायमेंशनल लाइन तो हमारा धोखा ही है वैसे, है ना? एग्जैक्टली। नहीं, मेरा तो पॉइंट भी 2 डायमेंशनल होता है चाक से। अच्छा चलें जी, अब हमने क्या किया, अब फिर हमने v को रेगुलराइज ही किया है। लेकिन इस दफ़ा हमने जो v को रेगुलराइज किया है वो इस तरह नहीं किया कि हमने कट ऑफ किया हो, हमने डायमेंशंस को यूज़ करके किया। तो लेट मी राइट इट एज, मैं एक चीज़ लिखूंगा, उसे डिवाइड नहीं करूंगा, थोड़ी सी उसकी मोटिवेशन मैं दे दूंगा आपको कि क्यों मैं कर रहा हूँ। सो आई कैन राइट v रेगुलराइज ऑफ r। लेकिन आपने नोट किया इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस लूज नहीं हुई, क्योंकि आपने कोई कट ऑफ ही डिफाइन नहीं किया। तो ये है लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा डी सॉलिड एंगल इंटू एक्स टू द पावर डी माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेर्ड प्लस आर स्क्वेर्ड डी एक्स। टू द पावर 1/2। ठीक है भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, सब देख लूँ कि सही लिखा है। बस इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक कैवियर है, बाकी कोई इशू नहीं है मुझे इसमें। देखिए, यहाँ x के एक डायमेंशंस हैं और आप मुझे नहीं कह सकते थे कि भाई आप x को 2 में डायमेंशन में लेके जाएंगे तो इसके लेंथ के डायमेंशन तो वो तो 2 इंटेग्रल मुख्तलिफ हैं, उनके लेंथ स्क्वेयर्ड के डायमेंशन हो जाएंगे। क्यूब डालेंगे तो लेंथ क्यूब के डायमेंशंस हो जाएंगे, क्योंकि देखें ये तो इन एनी केस था ना, ये तो डायमेंशन लेस है ना, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन टू डायमेंशन बदल रही है।
ऐसे इंटेग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम पता है क्या करते होते हैं, हम इनको एक हमेशा एक चीज़ से डिवाइड कर देते होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, इन प्रिंसिपल आप इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं म्यू डी माइनस 1, लेकिन हम ये कहते हैं ये चीज़ वापस कपलिंग में ही छुप जाती है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है दूसरा कांस्टेंट है, दोनों को मिला के कोई नया कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे। लेकिन इसलिए आप देखिएगा किताबों में ये नहीं लिखा होता, वो सीधा सीधा लिखते हैं कि देयर इज अ म्यू, और म्यू हमने क्यों शामिल किया, इन ऑर्डर टू मेक दिस इंटेग्रल डायमेंशनलेस। नो दिस इंटेग्रल इज अ डायमेंशनलेस इंटेग्रल। लेकिन म्यू क्या है, म्यू कोई ना कोई स्केल है, जो आपने म्यू डाला वो कोई ना कोई स्केल है, लेकिन उस स्केल के इंटेग्रल को आपने डायमेंशनलेस बनाया। एग्जैक्टली स्केल तो फिर भी आ गई ना, लेकिन देखते हैं अभी आगे चलते हैं। ठहर जो जुनैद, हम अब बात किया तो यार बात को आगे लेके चलेंगे ना, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, मोटिवेशन समझ आ रही कि क्यों डाल दिया हमने। फिजिक्स ये थी कि जब x हमारे पास 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में अब गए थे, 1 में होते तो ये dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटेग्रल डायमेंशनलेस था। सर ये म्यू जो है ये उसी तरह का नहीं है जिस तरह हमने कट ऑफ डिफाइन किया था। वैसी ही चीज़ है, म्यू कोई स्केल है, लेकिन अभी तक आप ये समझ लें कि अभी तक इसको मैंने डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से डाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला है ताकि चीज़ों के इंटेग्रल डायमेंशनलेस हो जाए। और जो कॉस्ट मैंने पे की वो म्यू के, अगर आप मुझसे पूछें म्यू के डायमेंशंस क्या हैं, तो म्यू के डायमेंशंस वही हैं जो लेंथ के डायमेंशंस हैं, ठीक है। नो दिस इंटेग्रल इज दिस इंटेग्रल इज डायमेंशनलेस। जहां पर भी आपको कोशिश करें, जहां भी फिजिक्स में इंटेग्रल सॉल्व करने की कोशिश करें, वहां कोशिश करें आपका इंटेग्रल डायमेंशनलेस बन जाए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको फाइनल आंसर में डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ेगी कि इतने है, ये फलां है, ये फलां है, बस छोड़ें। डायमेंशनलेस इंटेग्रल होगा, नेट आंसर डायमेंशनलेस ही होगा इंटेग्रल का, ठीक है। ये बात क्लियर है? ओके गुड। अब मैंने किसी तरीके से इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है, तो आप लोग मुझे बताएं मैं कैसे सॉल्व करूं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कैसे सॉल्व करूं? क्यों भाई? यार अब तो गामा नहीं बनता ना, हर जगह है। एक्स ओवर म्यू टू द पावर डी माइनस 1। मैं इस तरह करता हूं, इसमें से आर को कॉमन ले लेता हूं पहले, क्योंकि आर एक नंबर है, ताकि इधर भी डायमेंशनलेस चीज़ आ जाए। तो ये आ गया डी एक्स ओवर आर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर टू द पावर 1/2। ठीक लिखा भाई? आर मैंने कॉमन ले लिया ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, और डी एक्स ऊपर आ गया। अब देखिए आप मज़ा आ रहा है ना, डी एक्स ओवर आर इधर भी नज़र आ रहा है, एक्स ओवर आर इधर भी नज़र आ रहा है, काश इधर भी होता ना, तो कोई बात नहीं। आर टू द पावर डी माइनस 1 से मैं ज़रब दे देता हूँ, आर टू द पावर डी माइनस 1 से मैं तकसीम कर देता हूँ। तो क्या आंसर आ गया? सो दिस इंटेग्रल इज नाउ आई इज इक्वल टू, हैं बस देखिएगा आप क्या क्या छुपाता है, एंड पे सारा उगल देगा। दिस बिकम्स आर ओवर म्यू टू द पावर पहली दफ़ा जब रीनॉर्मलाइजेशन करते हैं इसी तरह एडहॉक लगती है, देखिएगा आप। देन आई हैव एक्स ओवर आर टू द पावर डी माइनस 1 डी एक्स डी ऑफ एक्स ओवर आर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, ओवर 1 प्लस एक्स ओवर आर का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। और हाँ अच्छा, लेट्स पुट y इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। मैं पूरा ये इंटेग्रल सॉल्व कर रहा हूँ 10वीं जमात की तरह। तो आंसर क्या आ गया? i इज इक्वल टू आर ओवर म्यू टू द पावर, वैसे हमें क्यों पता नहीं अजीब लग रहा है, आर अगर म्यू के बराबर होता या म्यू आर के बराबर होता तो ये 1 हो जाता, तो एक स्केल मौजूद थी। तो इसका मतलब है इनसा आंसर आ गया इसका dy इंटू y टू द पावर d माइनस 1 इंटू 1 प्लस y स्क्वेयर टू द पावर -1/2। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, सही बताया जी आपने, बजा फरमाया आपने। अब क्या करूं?
हैं। लेट मी पुट वाइज, जब भी नीचे 1 प्लस एक्स मुझे कोई चीज़ नज़र आती है ना, मुझे लगता है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है। दिस इंप्लाइज इज डी वाई किसके इक्वल आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया i इज इक्वल टू, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं एक इंटीग्रल पूरा सॉल्व करा रहा हूं, आगे देखिए कि जब जब इंटीग्रल बनेगा मैं कहूँगा ये तो इंटीग्रल हमने देखा, इसका जवाब ये है। तो r ओवर म्यू, क्या कह रहे हैं सर? हाँ, वी नो दैट, एग्जैक्टली। तो इसके बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका आंसर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब आप गैमा फंक्शन पढ़ते थे तो आप ऐसे ही इंटीग्रल सॉल्व करते थे। सीकेंट स्क्वायर थीटा, वाई की जगह आप क्या लिखते थे, टेंजेंट थीटा टू द पावर डी माइनस 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा। ठीक है ना? कुछ मैंने शायद पता नहीं ठीक लिखा होगा या नहीं, बाद में देख लेंगे, पता नहीं क्या लिखा है, बाद में देखेंगे। अच्छा, एक सीकेंट से काट के, अच्छा सीकेंट होता है साइन ओवर कॉस और टेंजेंट सीकेंट होता है 1 ओवर कोसाइन। ठीक है, तो i इज इक्वल टू r ओवर म्यू। कल मुझे एक स्टूडेंट कह रहा था आप खाम खा ये इंटीग्रल आज हम क्यों सॉल्व करें, हम सीधा चैट जीपीटी को क्यों ना दें। तो मैंने कहा अगर बिजली बंद हो गई, इंटरनेट बंद हो गया, तो फिर इंटीग्रल तो बंद हो गया, आपका पेपर भी गुजर गया। एग्जैक्टली, हाँ AI टूल्स ठीक है यूज़ करें, पर यार पेपर में तो ना करें ना। नहीं बता देगा, आप उसे इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, अच्छा खासा ज़हीन है। साइन थीटा टू द पावर डी माइनस 1 ओवर कोसाइन टू द पावर डी माइनस 1, और सीकेंट का मतलब क्या है, ये है जी, हमने इंटीग्रल अपना सारा बना लिया। सो नाउ आई हैव i इज इक्वल टू r ओवर म्यू टू द पावर d माइनस 1 साइन थीटा टू द पावर d माइनस 1 कोसाइन माइनस d थीटा d थीटा। हाँ, यहीं से बीटा, यही बीटा फंक्शन बनेगा बाद में, इसी से बनाएंगे थ्योरी का बीटा फंक्शन हम। क्यों, बीटा फंक्शन के नीचे ऐसे इंटीग्रल्स बनने चाहिए। लेकिन आपकी थ्योरी का प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं वो एंड पे मुझे कहना है कि मैंने कोई बात करनी है स्पेस के बारे में, ठीक है, अगर मैं भूल गया तो कोशिश होगी भूलूँ ना। सो वी नो दैट, ताकि आप एंड तक इंतजार करते रहे ना। सो वी नो दैट ऐसा इंटीग्रल आपने देखा हुआ है, आप सब ने ये देखा हुआ है कि साइन n थीटा कोसाइन m थीटा d थीटा किसके बराबर होता है, गामा फंक्शंस होते हैं ये, गामा n प्लस 1 ओवर 2, गामा m प्लस 1 ओवर 2, n और m इंटीजर हैं, डिवाइड बाय गामा m प्लस n ओवर 2 प्लस 1। मैंने याद रखा हुआ है, दोनों को ऐड कर देना, n प्लस 1 m प्लस 1 ओवर 2, ये बीटा फंक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी आते हैं इस पे, देखना एक बात आपने याद रखनी है, हमारे केस में नोवर केस फॉर अस n इज इक्वल टू d माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस d। तो चलें जी, अब इंटीग्रल लिखाएं ये वाला जो मैंने, जिसके बाद सॉलिड एंगल लिख के रखा हुआ था मैंने, किधर गया ये वाला, इसका जवाब अब लिखवाएं क्या होगा, क्या होगा जी। सो i इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा डी, तो आपने थोड़ी देर पहले ही लिखा था ना, वो क्या था, 2 पाई टू द पावर d बाई 2 ओवर गामा ऑफ d बाई 2, यही था ना।
इसका आंसर अभी आपने क्या लिखा है, आर ओवर म्यू टू द पावर डी माइनस 1 इंटू एन की जगह क्या है मेरे पास, एन की जगह है डी माइनस 1, तो डी माइनस 1 प्लस 1, दिस बिकम्स डी, तो दिस बिकम्स गामा डी ओवर 2, सो दिस इज गामा डी बाई 2 गामा 1 माइनस डी ओवर 1 माइनस डी ओवर 2, बिल्कुल ठीक है जी। यहां से क्या आ जाएगा, डी से डी कट जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2 बन गया, गामा 1/2 बच गया। अच्छा चलो, जो आप कह रहे हो सही कह रहे होगे। पहली तो बात है ये तो कटा, और क्या, अब मैं मैच कर सकता हूं अपना आंसर कि कोई ढंग की चीज़ बनी है या नहीं बनी। यहां तो मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि गामा 1/2 जो है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा अब सबको ना ये साफ करके एक दफ़ा लिख लेते हैं। चले, दिस बिकम्स लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स, या 2 भी काट देते हैं ना, ये 2 बन, दोबारा लिख लेते हैं तो अब फाइनल रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो साफ करके लिख लेते हैं। सो दिस इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, पाई टू द पावर डी माइनस 1 ओवर 2, ठीक लिखा मैंने, क्योंकि ये ऊपर चली गई ना 1/2 इंटू गामा 1 माइनस डी ओवर 2 इंटू आर ओवर म्यू टू द पावर डी माइनस 1। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? अच्छा चलो, वेरी गुड। अगर आप कह रहे हैं तो नहीं किया होगा। दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गामा 1 माइनस डी इंटू एक काम करता हूं मैं, चले एक स्टेप वही कर लेता हूं, इट बिकम्स अंडर रूट पाई आर ओवर म्यू टू द पावर डी माइनस 1। अभी भी ठीक किया भाई, क्योंकि अगर आप इसको खोलें तो अंडर रूट पाई का मतलब है डी माइनस 1/2 आर ओवर म्यू टू द पावर डी माइनस 1। हाँ यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू, सही हो गया। वैसे काम मुझे करना चाहिए था, इधर स्क्वायर लगा लेता, इधर d/2 कर लेता, है ना, वो ज़्यादा बेहतर लगता लिखा हुआ। क्या ख्याल है? वो ज़्यादा अच्छा लगता है इससे लिखा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, नो प्रॉब्लम, जो भी आप बना लिया सो बना लिया। हाँ, आई थिंक आई हैव डन एवरीथिंग करेक्टली। अच्छा, अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि d जो है वो बात चली थी d इज इक्वल टू 1 से। मैं कहता हूँ 1 नहीं रखते, 1 का तो हमें पता है मसला है, 1 माइनस 1/2 गामा ऑफ 0 इज इन्फिनिट, तो डाइवर्जेंस है। लेकिन हमने क्या कहा, अभी हमने डायमेंशंस को ट्वीक नहीं किया, अभी तो हमने d डायमेंशन में सॉल्व किया, जबकि हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम वही का वही है कि d इज इक्वल टू 1 में एक इन्फिनिटी मौजूद है। इसका मतलब है जो रेगुलराइजेशन आपने की है वो सिर्फ और सिर्फ, सारी रेगुलराइजेशन अब एक चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ डायमेंशंस पे है। आप डायमेंशंस को चेंज करें, चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी। ज़रा देखें कैसे। सो दिस वी रेगुलराइजेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, अगर मैं d को लिख लूँ, लेट्स d इज इक्वल टू 1 से थोड़ी सी छोटी डायमेंशंस। अजीब सी बात लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, डायमेंशन तो डायमेंशंस होती हैं, हाउसडॉर्फ एग्जैक्टली, छोटी सी 1 से छोटी है डायमेंशन, 1 माइनस 2 एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गामा ऑफ, अच्छा 1, बाज लोग 1 माइनस एप्सिलॉन लिखते हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ नीचे 2 आ रहा था तो मैंने 2 एप्सिलॉन लिख दिया ताकि वो काट दिया। तो दिस बिकम्स गामा ऑफ एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, है ना। और यहाँ क्या आ गया, अंडर रूट पाए आर ओवर म्यू टू द पावर, क्या आ गया इसका आंसर, डी की जगह क्या पुट करना है मुझे, 1 - 2 एप्सिलॉन -2 एप्सिलॉन। कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तक मैंने ठीक नहीं लिखी हुई, अब वो पता नहीं क्या है, पर कोई होगी लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन खैर अगर हुई भी तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी अगर है तो नो प्रॉब्लम, जो भी है बस है, मान लेते हैं। अच्छा भाई चलें ठीक है, अगर एप्सिलॉन 0 हो जाए तो जवाब फिर इन्फिनिट है ना, लेकिन 0 होगा नहीं, अप्रोच करेगा 0 को, एग्जैक्टली 0। अच्छा, इसमें से आप में से मुझे कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू, एक मैं काम करूँगा अब इसके साथ छोटा सा, मैं ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने डायमेंशन को रेगुलराइज कर लिया ना, वहाँ पर भी डायमेंशन आपने रेगुलराइज किया था लैम्डा के साथ। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा ना, देखते हैं ज़रा क्या बनता है वो। अच्छा चले इसको ना, सर अगर ये स्मॉल वैल्यू है तो मतलब 1 माइनस स्मॉल वैल्यू को ये डायमेंशन का क्या मतलब है? बस है ना, क्या करें। यार ये उसके अंदर फ्रैक्टल्स का पता है, मैं जाना नहीं चाह रहा मैथमेटिक्स में एग्जैक्टली, के अंदर और डॉट डायमेंशन हाँ बस ये समझ लें जो आपकी नॉर्मल यूक्लिडियन स्पेस उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें 1 है 2 हैं 3 हैं 4 हैं 0.999999 ये हमने फ्रैक्शनल डेरिवेटिव सारा यार आप जाके सर्च करना है मैंडलब्रोट से। क्या जरूरत पड़ी है मुश्किल नाम लेने की, हैं जुनेद, सीधा सीधा हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ऊपर हमें dx लिखा अच्छा ही लग रहा था, हमने कहा dx से थोड़ा सा छोटा हो जाता तो मज़ा आ जाता है ना इंटीग्रेशन में, बस और कोई वजह नहीं है। खैर चलो मैं इसको थोड़ा सा ना साफ करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई किसके बराबर है, माइनस डी वी रेगुलराइज ऑफ आर ओवर डी आर। तो कैलकुलेट कराएंगे क्या आंसर आता है, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली मेरे पास ना जो मुझे चीज़ उलझन कर रही है ना बहुत ज़्यादा, वो एक फैक्टर ऑफ हाफ मैंने नहीं लिखा था। ये जो मैं बार बार कह रहा था ना मुझे कोई उलझन है, गैमा फंक्शन की डेफिनेशन में ये जो मैंने लिखा था जब इसको, तो एक हाफ का फैक्टर भी था अगर आपको याद हो तो। मैंने एक हाफ, मुझे यही बार बार ट्रबल कर रहा था। मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की हुई है, क्योंकि मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चाहिए था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो नहीं सकता था। एक सेकंड मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या है ये, कहाँ मैंने गलती की है। इस डेफिनेशन में गलती की थी, इस डेफिनेशन में एक फैक्टर ऑफ हाफ था, ये मैं भूल गया था। सारा कुछ याद रखा लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे। यहाँ एक फैक्टर ऑफ 2 आ गया, यहाँ एक फैक्टर ऑफ 2 की बजाय 4 आ गया। आप सोच रहे होंगे मुझे क्यों पता चल रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ ना, मैंने कहा कि ये 2 एप्सिलॉन ऊपर पड़ा हुआ है, डिफरेंशिएट करो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए था ना। बाज़ औक़ात जवाब पता हो तो आसानी होती है। तो चलें खैर, लैम्डा ओवर कोई बात नहीं, लेकिन लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन में एक हाफ मिस था, वो वापस लगा दिया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, गामा ऑफ एप्सिलॉन, अच्छा अंडर रूट पाई ओवर आर, अंडर रूट पाई ओवर म्यू टू द पावर -2 एप्सिलॉन। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 एप्सिलॉन आर टू द पावर -2 एप्सिलॉन +1 -1 बिल्कुल ठीक है, सॉरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक माइनस साइन ये भी था जो डेफिनेशन का है। तो आंसर क्या आ गया, E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन टाइम्स गामा ऑफ एप्सिलॉन इंटू अंडर रूट पाई ओवर म्यू टू द पावर -2 एप्सिलॉन r टू द पावर -2 एप्सिलॉन ओवर r।
है ना। मैंने कहा बहुत चालाक है, उधर माइनस लगाया था कि ये माइनस हाँ नहीं, डेफिनेशन में मैंने नहीं लगाया। हाँ हाँ इधर बिल्कुल एग्जैक्टली छोटे किया, बड़ा नहीं किया डायमेंशंस को। इंटीग्रेशन में अगर ऊपर बड़े डायमेंशन हो तो डिवीजन में पड़ जाते हैं ना, इसे छोटे करने की खैर है, नीचे बड़ा होना तो कोई नहीं खैर है। अच्छा इसमें देखें ये क्या लिखा हुआ है, याद है मैंने गैमा की डेफिनेशन लिखी थी इधर, गामा 1 प्लस जेड इज गैम 1। अब आप पुट कर लें लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0, सो लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 ई इज इक्वल टू क्या बना, लैम्डा एग्जैक्टली वही जो आपने पहले निकाला था एग्जैक्टली। लेकिन एक बड़ा फ़ायदा ये, इस पूरी की पूरी चीज़ में ना आपने ट्रांसलेशन को नहीं छेड़ा। आपने कहा लाइन तो 1 डायमेंशन नहीं होती, तो खैर यार 1 से थोड़ी छोटी भी नहीं होती होगी, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। दिस मेथड इज नोन एज द डायमेंशन रेगुलराइजेशन। इन्फिनिटी मौजूद है अभी तक इसमें, जिस तरह वहाँ पर लैम्डा मौजूद था ना, वी रेगुलराइज में आर और लैम्डा का फंक्शन था, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन का फंक्शन ये है। मुझे किसी ना किसी तरीके से इस एप्सिलॉन को ख़त्म करना है, यहाँ से किसी ना किसी तरीके से मैं ख़त्म करूँगा इसको। हाँ देखिए कैसे, ऐसे तरीके से ख़त्म करूँगा नज़र ही नहीं आएगा कि ख़त्म हो गया। यहाँ तक कोई सवाल अगर किसी का हो तो प्लीज़ यहाँ से पूछ लें। सर ये हमने जो अभी आपने इसको एप्सिलॉन डिफाइन किया, जो इतनी भी हमने ज्योमेट्री ऊपर की है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ ऑफ कोर्स हमें पता है कि खाते 3 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तो ये सॉलिड एंगल ये चीज़ें निकल के आती हैं डी डायमेंशन में आया था, डी डायमेंशन में। लेकिन जब यहाँ पे मैं इसको 0.9 के करीब करके आ रहा हूँ, तो फिर मेरा वो वाला एक्सिम, तो मुझे कैसे पता सॉलिड एंगल्स 0.5 डायमेंशन में क्या होता है? नहीं मुझे पता है ना उसकी फॉर्म, गामा फंक्शन की फॉर्म में। तो वो कैसे पता लोगों को? मुझे पता है ना गामा, मुझे ये फॉर्म पता है ना कि वो इसके बराबर होता है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, डी जो मर्जी डाल दें आप। एनालिटिकल ज्योमेट्री से सर जब आपने डिफाइन किया आर स्क्वायर्ड, ये सारे इंटीग्रल्स तब बनते हैं जब आपकी डायमेंशन डिफाइंड होती हैं। तो अब मैंने आधी डायमेंशन कर दी है, तो अभी तक नहीं की ना, इस डेफिनेशन को पता ही नहीं था डायमेंशंस क्या है। इसको पता था मेरे ऊपर कोई डी आता है, इसको नहीं पता था डी की वैल्यू क्या है। लेकिन वो आता उस इंटीग्रेशन से है जो हमने डिफाइन की आर स्क्वायर्ड sin थीटा डी थीटा, वो हमें पता है कि हम 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए डिफाइन की है। वो अगर आप आ रही है वो उनके लिए बॉडी नहीं करती। ना 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 क्यों ना ना यार, नहीं नहीं नहीं, आपको पता है कि जो गामा फंक्शन है उसका ताल्लुक गॉसियन इंटीग्रल टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस टी से है। उनका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है साइन थीटा कोसाइन थीटा। साइन थीटा कोसाइन थीटा आपकी ज्योमेट्री है। आप अगर 3 डायमेंशन में, आप अगर यूक्लिडियन में रखेंगे तो एक होगी, कॉस्मिक में रखेंगे तो कुछ और हाइपरबॉलिक फंक्शंस बन जाएंगे। लेकिन ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिसको ज्योमेट्री से कोई गर्ज नहीं है। कहता है जब भी कोई ऐसा इंटीग्रल है ई टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर एन डी टी, तो इसका फंक्शन गामा फंक्शन है, गामा एन है। इसमें टी एक वेरिएबल है जिसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी, जो भी आप कह लें। तो ये बात आप याद रखें, ये मैथमेटिकल टूल था मेरे पास डी डायमेंशन। मेरे पास डी के पास पूरा ऑप्शन था कि डी 1 होता। मैंने कहा एक्चुअली मैं 1 से बचना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है मेरे रेगुलराइज पोटेंशियल, और रेगुलराइज पोटेंशियल का मतलब यह कि उनमें इन्फिनिटी नज़र नहीं आती लेकिन होती ज़रूर है। तो मैंने देखा मेरे उसमें इन्फिनिटी मौजूद थी गामा ऑफ 0 की फॉर्म में। ये अगर गामा 0 हो जाता तो एप्सिलॉन 0 तो गामा 0 की फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मुझे इस इन्फिनिटी को ख़त्म करना है। अगर आपको ये इन्फिनिटी देखनी है ना, अब मैं वक्त क्योंकि कम है, पोटेंशियल में तो उस वक्त भी ख़त्म नहीं हुआ था ना। आपने क्या चीज़ मेजर की थी, तो आप भी डिफरेंस करेंगे, देखिएगा डिफरेंस करेंगे, गामा ख़त्म हो जाएगा बीच में से, देखिएगा तो सही आप। लेकिन मुझे एक बात पता है, फॉर स्मॉल गामा, स्मॉल एप्सिलॉन, गामा ऑफ एप्सिलॉन पता है किसके बराबर है? 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस गामा प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन, आई थिंक सो। वेयर दिस गामा इज नोन एज एन ऑयलर गामा, इसकी वैल्यू है 0.5 समथिंग, जो भी हो, एग्जैक्ट नंबर है ये वाला, दिस इज अ नंबर। यानी अब अगर मैं एप्सिलॉन को 0 पुट करूं तो ये 1 ओवर एप्सिलॉन की इन्फिनिटी मौजूद है। 1 ओवर एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन था डायमेंशंस थी एक्स के। एक्स बहुत छोटा हो तो पी क्या होगा? पी क्या होगा? बहुत बड़ा। अल्ट्रा वायलेट डाइवर्जेंस अभी भी इसके अंदर मौजूद है, याद है पहले भी अल्ट्रा वायलेट थी, डी एक्स ओवर एक्स वाली, एक्स इन्फिनिट होता। तो मैं कह रहा हूं कि एप्सिलॉन के डायमेंशंस हैं स्पेस के,
मैं ये कह रहा हूँ कि हमने स्पेस को रेगुलराइज किया था ना, स्पेस के डायमेंशंस को, डी एक्स एक्स डी टू द पावर d-1। चलें ठीक है, कल इस पे बात कर लें। हाँ, मैं कल इस पे बात कर लूँगा, चलो ठीक है। मैं अभी यानी मैं कल इसको बताऊंगा कि ये क्यों अल्ट्रा वायलेट डाइवर्जेंस, अभी वक्त की किल्लत है थोड़ी सी, मैं बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन बात मेरे कहने की मतलब ये होगा कि ये जो एप्सिलॉन है ये कट ऑफ था, ये कट ऑफ आपको जो पोजीशन में नज़र आ रहा था, अगर इसका मोमेंटम करते तो ये लार्ज मोमेंटम को करस्पॉन्ड कर रहा था। लार्ज मोमेंटम को जब करस्पॉन्ड कर रहे तो ये अल्ट्रा वायलेट डाइवर्जेंट है। अब मैंने इन डाइवर्जेंस को छुपाना है, तो कल मैं 2 स्कीम्स डिफाइन करूँगा मोमेंटम को इस कट ऑफ को ख़त्म करने के लिए। एक होगी MS स्कीम, आपने देखी होगी कई दफ़ा क्वांटम फील्ड थ्योरी की किताबों में लिखी होती। एक होती है MS बार स्कीम। तो कल मैं मिनिमल सब्ट्रैक्शन और बार मिनिमल सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा लेक्चर के शुरू में 5-10 मिनट। अमेजिंग, कमाल तो है ना फिर, है ना, कमाल तो है। एग्जैक्टली, लेकिन नहीं हुई ना, मैथमेटिशियंस बड़े चालाक हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम उसको बिल्कुल ऐसे आराम से मक्खन से बाल की तरह निकालते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम वही चीज़ देखना चाह रहे हैं जो देखना चाह रहे हैं। हमने चीज़ ही ऐसी पकड़ी है जो पोटेंशियल है, जो कभी नज़र नहीं आता, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नज़र आता है। ठीक है ना, तो ये हम करें, इस पे चलेंगे आगे जाके ना, ये कल इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, आपके जो लूप इंटेग्रल हैं वो सारे के सारे मिन्काउस्की स्पेस में है, जबकि सब कुछ आप जो सॉल्व करें यूक्लिडियन स्पेस में कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि मैं यूक्लिडियन स्पेस से मिन्काउस्की स्पेस में कैसे जाऊंगा, मुझे सबका साइन सेम करना पड़ेगा। अभी क्या था, t² - x² था। अगर मैं t को आयोटा t कर देता तो क्या बन जाता, -t² - x² विच बिकम्स माइनस कॉमन ब्रैकेट में t² + x²। नो, ये इंटेग्रल इज यूक्लिडियन इंटेग्रल एंड आई कैन सॉल्व इट। तो मैं यही करूँगा और इसका नाम होगा विक रोटेशन। तो विक रोटेशन ये कहती है, और आपने ये रोटेशन पहले भी की थी अगर आपको याद हो तो, जब आपने प्रोपेगेटर निकाला था तो आपने कहा थोड़ा सा इसको एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी P0 के बराबर तो नहीं है, वर्चुअलिटी है ना। तो आपने कहा थोड़ी सी वर्चुअलिटी डालते हैं, + आयोटा एप्सिलॉन की। जो पोल नीचे से गुजरने से जान नहीं छूटती उसको ऊपर कर देते हैं, जो ऊपर से गुजरने से जान नहीं छूटती उसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। एंड यू हैव शिफ्टेड द पोल्स स्लाइटली बाय द आयोटा एप्सिलॉन। एग्जैक्टली। तो ये फिर हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसको एक दफ़ा जाके देखिएगा, थोड़ी सी नई चीज़ है लेकिन आसान है। अभी तो मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स कराई है आपको, अभी तो मैंने फील्ड थ्योरी कराई नहीं। अभी किधर, अभी तो 16 लेक्चर हुए हैं। 32 लेक्चर के बाद आपको हर चीज़ फील्ड थ्योरी नज़र आएगी। हैं 18 लेक्चर हो गए हमने आज। अच्छा हैं, ये ओरिजिनल फील्ड थ्योरी, मैक्सवेल में अभी फील्ड थ्योरी समझी थी बिल्कुल। ठीक है जी, तो चलें, ज़िंदगी रही तो फिर कल करेंगे बाकी चीज़ें। थैंक यू सो मच आपका।